चलो ग्रुप ऑडिट का करते हैं धमाकेदार धड़ाकेदार जोरदार वाला रिवीजन। ये रिवीजन ऐसा रहेगा कि तुम 1.5 दिन में भी इसको देख के जाओगे तो तुमको कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो भाई आगे रिवीजन है तुम देख रहे हो ना, तो कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली, एकदम अलॉन्ग विथ मेमोरी टेक्निक्स एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ कवर करेंगे, एकाएक डीप में चीजें लेंगे, तो कोई टेंशन तुमको आने नहीं वाली है। ग्रुप ऑडिट का सिंपल सादा सा मतलब था, एक था हमारा अक्षित, एक था हमारा राजा और एक थी हमारी बबीता। तो अक्षित ने बबीता को क्या किया था, एक्वायर किया था। तो तुम मेरे को बताओ क्या ग्रुप ऑडिट करना पड़ेगा, यानी क्या ग्रुप ऑडिट छोड़ो, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी क्या अक्षित भाई को? मैंने बोला हाँ सर बनानी पड़ेंगी। सर फटाफट से क्या देखना ना सर, चैट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है? चैट बॉक्स में तुम एक्टिवनेस रखते हो ना, तो मेरे को भी क्या आ जाती है अंदर से एकदम एक्टिवनेस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनीज एक्ट ने बोला भाई ये सारी चीजें मैंडेटरी है। कंपनीज एक्ट की बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते। चलो सर, कंपनी की अगर सब्सिडरी है या एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर है, जैसे अक्षित के पास क्या थी, बबीता थी, तो मैंने बोला अक्षित तू तेरे ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगा ही, लेकिन साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तेरे को बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला हाँ सर कंसो भी बनाऊंगा, ओन भी बनाऊंगा। मैंने बोला ये कि तू किधर जाके रखेगा, याद करो सब अमिताभ बच्चन को, बल्ले बल्ले करो, ए बी, यानी ये मैं जाके ले करूंगा एनुअल जनरल मीटिंग में। हाँ सर, और मैं ये दूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करने के लिए ए बी को। ठीक है सर, मैंने बोला एमसीक्यू, कंपनी अटैच करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। बड़े ध्यान से देखना, ये अक्षित के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और साथ में उसने बबीता के पीछे चिपका दिए, बबीता के पीछे स्टेपलर मार दिए। बबीता के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे फॉर्म नंबर AOC1 में। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे बबीता के फाइनेंशियल किस में रहेंगे, सब्सिडरी के किस में रहेंगे, फॉर्म AOC1 में पीछे स्टेपलर मार के। ठीक है सर वापस से करेंगे बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा, एएस के हिसाब से एंड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। सर बल्ले बल्ले, एएस के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, एएस के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से। फिर पता है वो गाना था, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। मैंने बोला साला यहाँ पे एएस ने धोखा दे दिया, एएस बोला बनाने की जरूरत ही नहीं है, याद है अपन ने क्वेश्चन में देखा था टेम्पररी कंट्रोल वाला पॉइंट था, तो एएस ने बोला हाँ टेम्पररी कंट्रोल में मत बनाओ। मैंने बोला ना जी ना, इंड एएस तो बोलता है बनाना पड़ेगा, और क्या कंपनीज एक्ट तो बोलता है बनाना पड़ेगा, यानी आपको शेड्यूल 3 के साथ तो कंप्लाई करना पड़ेगा। किसी का चाचा नहीं रोक सकता भाई तुमको, शेड्यूल 3 के साथ तो तुमको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। नो कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे वाह ये कौन सी कंपनी है जिनको कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा हाँ मैं तुमको रिलैक्सेशन दे रहा हूं, लेकिन भाई तीन कंडीशन फुलफिल करके आना, तीनों साइड से। ठीक क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर तीन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन पता है क्या, तुम एक सी कंपनी थे, सी वो वाला सी नहीं जो तुम समझ रहे हो, तुम एक सी कंपनी थे, क्लियर है? हाँ सर। तो मैंने बोला आपकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना ए, या आपकी जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है ना बी। मैंने बोला हाँ सर, भला एक मिनट दो मेरे को। हाँ सर बराबर है सर, एक चीज चेक करनी रह गई थी। हाँ मैं क्या बोल रहा था, आपकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना ए, या जो बीच वाली कंपनी है ना बी, कौन सी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, उसने अगर कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके फाइल कर दिया ना, तो कोई टेंशन नहीं है, तो तू भले मत बना, जा तू मौज कर, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यहां देखो दूसरी कंडीशन देखो, कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, ठीक है, अभी लिस्टेड नहीं है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला अरे वाह तू तो लिस्टेड है ही नहीं, छोटी कंपनी लगती है, जा तू कंसो एफएस मत कर। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। और तीसरा, आप होल्डी ओन सब्सिडरी हो, पार्शली ओन सब्सिडरी हो अनदर कंपनी के, और साला तुम्हारे मेंबर को कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारे मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तुम सीएफएस बना रहे हो तो, मतलब तुम सीएफएस नहीं बना रहे हो तो, क्लियर है? हाँ, तुम्हारे मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है कि हमारी कंपनी सीएफएस नहीं बना रही, तो मैंने बोला ठीक है कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे मेंबर को ऑब्जेक्शन नहीं तो हमको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है हाँ सर। सर ये मेंबर होंगे ना, वोट वाले भी हो सकते हैं, बिना वोट वाले भी हो सकते हैं, ये मेंबर को क्या मैं घर जा के बोलूंगा क्या? मैंने बोला नहीं सर, रिटर्न इंटीमेशन दूंगा, लेटर लिख के और प्रूफ ऑफ डिलीवरी मेरे पास अवेलेबल रहेगा। मैंने बोला ठीक है सर। फिर आती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इसको सीएफएस नहीं बनाना, लेकिन किंतु परंतु बंधु कब, अगर इंडिया 110 के अनुसार इनकी जो मेजरमेंट है ना सब्सिडरीज की, वो एफवीटीपीएल पे की गई हो, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट एंटिटी वैसे होता क्या है? मैंने बोला भाई इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है लुटेरी कंपनियां, यानी ये इन्वेस्टर से माल लेती है, माल मतलब चरस गांजा वाला माल नहीं, पैसा लेती है, फंड्स लेती है, और सामने ये देती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ओहो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, कैसी सर्विसेज? अबे लक्ष्मी चिटफंड जैसी, 21 दिन में पैसा डबल, यानी ये कमिट करती है इन्वेस्टर को, ये कमिट करती है इन्वेस्टर को कि मेरा बिजनेस पर्पस है कि देखो मैं तुम्हारे पैसे को मस्त इन्वेस्ट करूंगी और तुमको रिटर्न कमा के दूंगी, कैपिटल एप्रिसिएशन से या इन्वेस्टमेंट इनकम से, या बोथ। बेसिकली क्या करती है, 21 दिन में पैसा डबल करती है। और जैसा कि मैंने बोला ये एफपीटीपीएल पे मेजर होगा ना, बस वही तो लिखा है कि ये अपने परफॉर्मेंस को मेजर करती है फेयर वैल्यू बेसिस पे। मैंने बोला ओके सर, ओके, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मैंने बोला लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट एंटिटी को तो छूट दे दी, पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी को छूट दे मत देना,
पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे माता पिता को पेरेंट को क्या बनाने पड़ेंगे ना सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उनको भी नहीं बनाने पड़ेंगे अगर वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो। क्लियर है? मैंने बोला हाँ। इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट एंटिटी को मैंने बोला सीएफएस लगता ही नहीं है, पेरेंट को लगता है हाँ, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की पेरेंट को लगता है, उसको बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ना तो उसको भी मैंने क्या दे दी सर, छूट दे दी थी। फिर है ना, फिर अपन ने किया था ये मस्त वाला, देखो सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ सीएफएस और ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ये अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी, ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव है। मैंने बोला एकदम फालतू सा था, कौवा एएफआरएफ टीएनएफ, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने बोला हाँ, फालतू में कौवा के 2 पॉइंट, एएफआरएफ के 2 पॉइंट, ट्रू एंड फेयरव्यू का 1 पॉइंट। मैंने बोला देखो सर, कौवा के क्या पॉइंट्स है, सब रिकॉल हो रहा है मस्त, शिवम से ना बिल्कुल सर कौवा के क्या पॉइंट मेरे को देखना है। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, वो देखेगा कि सेक्शन नंबर 143(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेक्शन नंबर 143(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपने फॉलो किया है कि फॉलो नहीं किया है। कौवा के 2 पॉइंट ले लिए थे, हाँ सर सिंपल है। एएफआरएफ के 2 पॉइंट, अबे पागल जैसे लोग थे ये लोग, एक ही बात के 2 पॉइंट बना के बैठ गए। कैसे? तेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन, उसी बात को घुमा के लिख दिया। भाई अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहले ये बोला और वापस से आखिरी में वही बोला कि अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। खाली लैंग्वेज बदल दी, यहाँ पे बोला सेटिस्फाई कर लो, यहाँ पे बोला वैलिडेट कर लो रिक्वायरमेंट, बात एक ही करते पागल लोग। ठीक है सर, और एंड में मेरे को देखना है कि ट्रू एंड फेयरव्यू दे रहा है कि नहीं हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मजा आ गया। फिर अपन ने पता है क्या देखा था, मैंने बोला था अक्षित ने बबीता को कंसोलिडेट किया कि नहीं किया, यानी मान लो अक्षित की 3-4 है सब्सिडरी, एक है बबीता, एक है माधवी, समझ रहे हो क्या, एक है कोमल भाभी, एक है दया। मेरे को देखना है उसने सबको कंप्लीटनेस किया कि नहीं, कंप्लीटनेस यानी कि उसने सबको लिया कि सबको नहीं लिया, सबको उसने कंसोलिडेट किया कि नहीं किया। मैंने बोला क्या ऑडिट प्रोसीजर्स में यूज करूंगा कंप्लीटनेस के लिए, बोलो वर्किंग पेरेंट्स ने जीरा मंगाया। मैंने बोला देख भाई, देख बबीता, अगर तेरे को कंसोलिडेट होना है ना तो तेरे को, चले आ रहा हूं अभिषेक, मैं बोल रहा हूं कि अगर तेरे को कंसोलिडेट होना है तेरे को जीरा लाना पड़ेगा, कंसोलिडेट होने के लिए तेरे को लाना पड़ेगा जीरा। मैंने बोला वर्किंग पेरेंट्स ने जीरा मंगाया। क्लियर है? हाँ सर रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रायर ईयर्स फॉर नोन कंपोनेंट्स। मैं कब के देखूंगा वर्किंग पेपर, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे प्रायर ईयर के। आहा मजा आ गया सर। फिर रिव्यू करूंगा मैं पेरेंट्स प्रोसीजर। देखो ये वर्किंग पेरेंट्स ने JIRA जीरा मंगाया। क्लियर है क्या? हाँ सर ये थी मेमोरी टेक्निक। हाँ सर चलो सर, रिव्यू में क्या करूंगा सर, पेरेंट्स प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, यानी कि अक्षित ने सबको लिया कि नहीं लिया, माधवी को भी ले लिया, कोमल भाभी को भी ले लिया, दया भाभी को भी ले लिया, उसने सबका आइडेंटिफिकेशन किया कि नहीं किया। ओके सर, ये हो गए हमारे वर्किंग पेरेंट, वर्किंग पेपर का वर्किंग और पेरेंट। जीरा जे फॉर रिव्यू करना है मेरे को ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट अरेंजमेंट। ओके, रिव्यू करना है मेरे को इन्वेस्टमेंट जो कि पेरेंट ने की, कंपोनेंट ने की। किसमें की होगी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट? टाटा में, बिरला में, अंबानी में, जिन लोगों ने भी इसने इन्वेस्टमेंट करी ना सर, इन लोगों ने टाटा के शेयर खरीदे, बिरला के शेयर खरीदे, ये सब मैं लिखूंगा सर किधर किधर इन्वेस्टमेंट करी पेरेंट और कंपोनेंट ने। आर फॉर रिव्यू करना है मेरे को स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स ऑफ पेरेंट, एग्जांपल के तौर पे कोई भी रजिस्टर होगा कंपनीज एक्ट 2013 में। और रिव्यू करना है मेरे को अदर अरेंजमेंट्स जो कि पेरेंट ने एंटर किए थे लेकिन सीएफएस में उसने डिस्क्लोज नहीं किया था, सीएफएस में उसमें नहीं बताया था। क्लियर है? हाँ। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, जिस सीक्वेंस में क्लास में पढ़ा था ना उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेपरेटली फॉर पेरेंट एंड सेपरेटली फॉर कंपोनेंट, भले वो देश का कंपोनेंट हो या विदेश का कंपोनेंट हो। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे नेट एसेट्स की बात करी थी, प्रॉफिट लॉस की बात करी थी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करी थी। मैंने बोला हाँ सर, देखो याद आता है 100 करोड़ के नेट एसेट्स थे, यहाँ प्रॉफिट थे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, 50 करोड़ पेरेंट का था, 50 करोड़ सब्सिडरी का था, यानी 50% पेरेंट का था, 50% सब्सिडरी का था। मैंने बोला हाँ जी याद आता है। तो मैंने बोला देखो सर, नेट एसेट्स का बरोबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस का बरोबर 6, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बरोबर 6। नेट एसेट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। पहले तो मैं अमाउंट बताऊंगा पेरेंट सब्सिडरी का अलग से 50 करोड़ अमाउंट बता के मैं बताऊंगा परसेंटेज। मैंने बोला ओके, यानी पहले अमाउंट बताऊंगा फिर परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड बनाऊंगा, पता है तीनों का। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ जी सर। फिर इंफॉर्मेशन गिवन इन नोट्स, भाई नोट्स आते हैं नीचू बैलेंस शीट के नीचू आते हैं नोट्स। क्लियर है? हाँ सर। नोट्स मैं किस में दूंगा पता है, ये वाली चीजें मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना दे करके, कंसोलिडेटेड में ना दे करके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती है ना पेरेंट सब्सिडरी की, सेपरेट को क्या बोलते हैं सर, स्टैंड अलोन, उसमें। ठीक है, स्टैंड अलोन में ये सारी चीजें होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होती, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। सर बहुत सिंपल था, उल्टा पुल्टा करना है सर, श्रद्धा तुम मिल जाओ दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। देखो सर, अर्निंग इन फॉरेक्स, हाँ सर, एक्सपेंडिचर इन फॉरेक्स, ओके, उल्टा, अर्निंग का उल्टा एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, खत्म। फिर क्या देखा था अपन ने, दीदी, सब लोग चैट बॉक्स में दीदी, और एंड में क्या देखा था अपन ने, सोर्सेस। बहुत सिंपल है सर,
अर्निंग किया फॉरेक्स में, हाँ सर अर्निंग किया, पैसा कमाया सर। कहां से पैसा कमाया तू? रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल, कंसल्टेशन फी, इंटरेस्ट। ओके ओके, अब खाली उल्टा कर दे साला, एक टके का दिमाग नहीं लगाना। मैंने बोला अर्निंग का उल्टा क्या? एक्सपेंडिचर। कहां से? सेम चीज जो भी पड़ी ना, रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल, कंसल्टेशन फी, इंटरेस्ट। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब एक्सपोर्ट किया, अर्निंग में क्या था? एक पॉइंट एक्सपोर्ट किया, मैंने एक्सपोर्ट किया, एफओबी बेसिस पे कैलकुलेट किया, ओके ओके ओके। इंपोर्ट किया, सीआईएफ बेसिस पे कैलकुलेट किया, ओके ओके ओके। सर इंपोर्ट किन चीजों का किया? इंड एएस टू इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स का मैंने क्या किया? इंपोर्ट किया। मजो आगो सर, मजो आगो मजो आगो मजो आगो। ठीक है, इतना किया अपन ने, अर्निंग एक्सपेंडिचर की केला कूदी करी। हाँ, अब दीदी की बात है। दीदी कौन? दीदी डिस्क्लोजर एज पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। मैंने बोला पहला डी इज फॉर डिस्क्लोजर, दूसरा डी है डिस्क्लोजर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मनी। साला मैंने आईपीओ से पैसा बहुत कमाया, मान लो आईपीओ से आपके भाई ने 100 करोड़ कमाया, लेकिन उसमें से 50 करोड़ तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, यानी वो अनयूटिलाइज्ड मनी है। अब बताओ वो अनयूटिलाइज्ड मनी को कहां इन्वेस्ट करोगे? गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, एफडी बनवाओगे? अरे तुम करोगे क्या? क्लियर है? हाँ। और एंड में एक देखा था, सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स इशूड, यानी कि बोनस शेयर्स का पैसा तुम किस में से देने वाले हो? क्या तुम उसको प्रॉफिट में से देने वाले हो, या तुम उसको रिजर्व में से देने वाले हो, या तुम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से देने वाले हो? साला देने कहां से वाले हो? क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर कुछ अपन ने प्यारी प्यारी बातें पढ़ी थी, प्यारी प्यारी बातें एक पढ़ी थी अपन ने, प्यारी 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 क्या बात है सर? रिपोर्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर इज इक्वल टू ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मैंने बोला भाई 1 टके का दिमाग नहीं लगाना था, प्रिंसिपल ऑडिटर ही ऑडिटर है सारी कंपोनेंट का। मैंने बोला 3 बातें इसमें करते थे सर। सबसे पहली बात करते थे कि प्रोसीजर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस। मेरे को देखना है कि जो एएस है, मेरे को देखना है जो एएस है ना, वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी कि जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है वो एएस के हिसाब से है कि एएस के हिसाब से नहीं है। डेविएशन अगर हुआ तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा एज पर एस 705। ओके सर, ओके। फिर अपनी ट्रू एंड फेयर व्यू की बातें करो ना, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कैश फ्लो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बस वही है सर। क्या मैं बोल रहा हूं? अपना बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। क्लियर है? हाँ सर। फिर पीएनएल जो है ना, कंसो पीएनएल, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रही है तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है? फिर अपन ने पता है क्या पढ़ा था? पहले इजी लेते हैं। कंपोनेंट मेरा ऑडिट ही नहीं हुआ था, याद है सर? बबीता का ऑडिट हुआ ही नहीं था। उस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या बोला? मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मेरे को, मॉडिफिकेशन। क्लियर है? हाँ सर, मॉडिफाई मैं कर दूंगा ऑडिट रिपोर्ट ऑन सीएफएस। अब मेरे को बात बताओ, क्या मैं मॉडिफिकेशन में क्वालिटेटिव बातें लूंगा, क्वांटिटेटिव बातें लूंगा, या दोनों लूंगा? मैंने बोला दोनों ले ले, दोनों ले ले। ठीक है सर, दोनों ले लिया मैंने, कोई टेंशन नहीं है। और बीच की बात करना कि इवैल्यूएशन क्यों नेसेसरी था, ये मॉडिफिकेशन क्यों नेसेसरी थी? क्योंकि साला मेरे को कोई ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। आई एम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने बोला ठीक है सर, क्लियर है, आई एम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग था, याद है? मैं था भारत का, हाँ सर। बबीता थी सिंगापुर की, हमारा ऑडिट फ्रेमवर्क अलग था। मैंने बोला देखो सर, यहाँ पे तो ऑडिट इंडियन गैस के हिसाब से होगा, बोले तो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। मैं तो ये बोलता हूँ आप भी इंडियन गैस के हिसाब से करना, यानी आपको भी जो ऑडिट करना है ना कंपोनेंट वालों, ओ बबीता, ओ मेरी कंपोनेंट बबीता, मैंने फोन मारा था, तू भी इंडियन गैस को फॉलो करना। ठीक है सर, समझ गई मैं, समझ गई। उसके बाद जब कंपोनेंट का जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क था ना, वो पेरेंट से डिफरेंट था। अरे अभी तो पढ़ा सर, मैंने बोला वो ऑडिटिंग की बात थी। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। मान लो कोई फॉरेन कंपोनेंट है, वापस से सिंगापुर वाली थी, तो याद है इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे एंड स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग। अपन ने पता है क्या किया था? बबीता को फोन किया था, हेलो बबीता अपना व्हाट्सअप चेक करना, मैंने तेरे को गेम भेजा है, गेम, याद है? गेम सब चैट बॉक्स में लिखो। हेलो मैंने तेरे को व्हाट्सअप भेजा है, एक गेम भेजा है, गेम, तो गेम के हिसाब से तू बना लेना। स्टार्टिंग से मैं उसको बोल रहा हूँ साला तू मेरे हिसाब से बनाना, वरना मत आना। यानी कंपोनेंट जो है ना मेरी बबीता, मतलब मेरी कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। पेरेंट जैसा बनाएगी ना, कंपोनेंट भी वैसा बनाएगी। पेरेंट बनाएगी फीफो के हिसाब से, तो कंपोनेंट भी बनेगी फीफो के हिसाब से। पेरेंट बनाएगी वेटेड एवरेज, कंपोनेंट भी वेटेड एवरेज। ये सारी चीजें लिखी थी गेम में, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल में। अच्छा सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। मजा आया। लोकल कंपोनेंट ऑडिटर, जो वहां का लोकल कंपोनेंट ऑडिटर था, वो बबीता का जो ऑडिटर था, वो फिर ऑडिट कर देगा और इश्यू कर देगा मस्त सी ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंपो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब वो उसकी अकाउंटिंग तो हमारे हिसाब से हुई है, तो ऑडिटिंग भी वो क्या करके दे देगा? बढ़िया तरीके से करके दे देगा, मस्त ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करके देगा ऑन कंपो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा ऑप्शन था एंड वाला ऑप्शन। एंड वाला ऑप्शन क्या था पता है? बबीता ने अपने हिसाब से बना के दे दिए, बबीता ने सिंगापुर के इंडियाज के हिसाब से बना के दे दिए। अब पेरेंट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, अक्षित के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो कन्वर्ट करेगा कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेरेंट के फ्रेमवर्क के हिसाब से। उसने वेटेड एवरेज किया तो मैं वेटेड एवरेज से फीफो में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर है? और जो भी कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स थे ना, वो ऑडिट किए जाएंगे बाय प्रिंसिपल ऑडिटर, देखने के लिए कि सब एप्रोप्रिएट है कि एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है सर, ये करवा दिए। आप देखो खाली ये बचता है, बहुत आसान है सर। व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी प्रिंसिपल ऑडिटर अलग है, कंपोनेंट का ऑडिटर अलग है।
कंसिडर करना है मेरे को उस पर्टिकुलर केस में ऐसे 600 क्यों ऐसे 600 बात करता था यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर की, यानी जब दो ऑडिटर होंगे, दो ऑडिटर कौन, प्रिंसिपल का ऑडिटर अलग होगा, हाँ सर, कंपोनेंट का ऑडिटर अलग होगा, यानी प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मैंने बोला दोनों अलग अलग होंगे ना, तो क्या बात आएगा सर, ऐसे 600 का बात आएगा, ठीक है, हाँ सर। अब मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल है, ऐसे 706 में एक ओम पैरा अपन ने देखा था, याद है ओम पैरा, मैं पता है क्या बोलूंगा, आधी कार का ऑडिट मैंने किया, आधी कार का ऑडिट इसने किया, यानी आधे कैश फ्लो का ऑडिट मैंने किया, आधे का उसने किया, आधे असेट का मैंने किया, आधे का उसने किया, आधे रेवेन्यू का मैंने किया, आधे का उसने किया, यानी मैं क्या बताऊंगा ना सर, आधे कैश फ्लो असेट रेवेन्यू का ऑडिट मैंने किया, आधा उसने किया, यानी मैं उसके काम का क्या दूंगा सर, रेफरेंस दूंगा। क्लियर है, मैं बोलूंगा हाँ सर ये वाला काम नॉट ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर बट बाय अदर ऑडिटर। मैंने बोला ये जो मैं दूंगा नहीं, रुपए में भी दे सकता हूं, परसेंटेज में भी दे सकता हूं, हाँ सर 50 करोड़ का मैंने किया, 50 करोड़ का काम उसने किया, यहाँ 50% मेरा 50% उसका, ये क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन ये डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंडिकेशन है। जो मेरे को कार का फिगर लेना है वो बिफोर पीसीए बिफोर सीपीसीए लेना है। क्लियर है क्या, बिफोर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, बिफोर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। फिर एक अपन ने प्यारा प्यारा क्वेश्चन देखा था सर, कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरीज एज पर कंपनीज इंड AS रूल्स 2015 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंपोनेंट, बड़े ध्यान से देखना सर इसको। मैंने बोला 2 पॉइंट ले लो इंड AS 110 के, 2 पॉइंट ले लो इंड AS 103 के, फिर ले लो इंड AS 28, इंड AS 111। मैंने बोला सिंपल सी बात है, इंड AS 110 के कौन से 2 पॉइंट लोगे, सबसे पहला आसान सा पॉइंट ले लो, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। एक ग्रुप के अंदर के ट्रांजैक्शन को तुम काटते काटते चलना। दया और बबीता अपने ट्रांजैक्शन क्या करेगी, काटते काटते चलेगी क्योंकि वो अक्षत के ग्रुप में है। क्लियर है, मैंने बोला हाँ। मैंने बोला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना पेरेंट का और सब्सिडरी का, वो मैं कंबाइन करूंगा लाइन बाय लाइन बेसिस पे, यानी असेट को ऐड करता जाऊंगा, लायबिलिटी को ऐड करता जाऊंगा, इनकम को, एक्सपेंस को, कैश फ्लो को, सबको ऐड करता जाऊंगा। सर कैसे ऐड करोगे, मान लो पेरेंट की 50 है, सब्सिडरी की 50 है, 50 + 50 100। क्लियर है क्या, ऐसे में ऐड करता जाऊंगा। इंड AS 110 के 2 पॉइंट हो गए। अब मैं बात करता हूं इंड AS 103 बोले तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के पॉइंट, पता है क्या थे इंड AS 103 के पॉइंट सिंपल से थे। मैंने बोला पहले मैं गुडविल, कैपिटल रिजर्व एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को डिटरमाइन करूंगा। मैंने बोला हाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन में तुम वो करते हो ना, तुम्हारे FR वाले टीचर ने तुमको सिखाया ही होगा, हाँ सर। उसके बाद जो भी बिजनेस कॉमन कंट्रोल में थे ना, उसको तुम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर रहे थे। क्लियर है क्या, हाँ सर। और फिर आते हैं अपने इंड AS 28, इंड AS 111 के पॉइंट, हाँ सर। क्या थे ये पॉइंट, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के केस में तुमको फॉलो करना है इक्विटी मेथड एज पर इंड AS 28, हाँ क्योंकि इंड AS 28 इसकी बात करता था। और इंड AS 111 में इंटरेस्ट अगर तुम्हारा असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जॉइंट ऑपरेशन की बात करता था। मतलब इंड AS 111 किसके बारे में, जॉइंट ऑपरेशन का है। तो जॉइंट ऑपरेशन को आप कैसे अकाउंटिंग करोगे, एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने बोला ठीक है सर आप ऐसे करोगे, इंड AS 111 के केस में जॉइंट ऑपरेशन को ऐसे अकाउंटिंग करोगे एज इट इज अ पार्ट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन क्या था सर ICI का, बड़े ध्यान से देखना सर, कि आपने सारी की सारी सब्सिडरी को उठा के, सारी की सारी चीजों को उठा के, यानी कि देखो आपने एसोसिएट हो, चाहे जॉइंट वेंचर हो, चाहे जॉइंट ऑपरेशन हो, सबको लाइन बाय लाइन बेसिस पे आपने ऐड कर दिया। चलेगा क्या, मैंने बोला नहीं सर नहीं चलेगा, आपको लाइन बाय लाइन बेसिस पे खाली अपनी सब्सिडरीज को ऐड करना चाहिए था। ये था क्वेश्चन अपना। क्लैरिटी आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर क्लैरिटी आती है। अब प्यारा सा क्वेश्चन था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन और SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोला 2 मेमोरी टेक्निक दी थी, तुम जो चाहो वापरो, ICAI याद है सबका स्टार्टिंग लेटर, हाँ, या फिर ऑल्टरनेटिव मेमोरी टेक्निक थी। सब लोग चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन के 2 पॉइंट R वाले, कंप्लीटनेस के 2 पॉइंट C वाले। सर आइडेंटिफिकेशन के कौन से पॉइंट है 2 R वाले, मैंने बोला सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, याद है रिलायंस के सेगमेंट थे, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, हाँ सर। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर रिपोर्टिंग, याद है रिलेटेड पार्टी में ज्यादा लोचे होते हैं। मैंने बोला हाँ सर हाँ सर हाँ सर, याद है 2 तरीके के आइडेंटिफिकेशन देखे थे। कंप्लीटनेस के 2 C के पॉइंट, कंपोनेंट का कंप्लीटनेस और कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स का, बड़े ध्यान से देखना सर। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आपने सारे के सारे कंपोनेंट को लिया है कि नहीं लिया है। वही बात थी कंप्लीटनेस जो वर्किंग पेरेंट्स ने जीरा मंगाए वाला अपन ने क्वेश्चन देखा था, हाँ सबको लिया है कि नहीं लिया है। और कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, यानी कंप्लीटनेस ऑफ परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, क्या आपने सारे पीसी और सारे सीपीसीए को लिया है कि लिया नहीं है, एप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस उसकी। मैंने बोला हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। फिर अपन ने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, पीसी एंड सीपीसीए। फ्लो बन रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, वो बताते चलना सर। अब ये रिवीजन लेक्चर को जब तुम सुनकर के बैठोगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा सर, एकदम मजा आ जाएगा। चीजें जो रिकॉल होगी ना तुमको, उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ सर कहाँ गए अपन, मजा आ रहा है। हर्षित भाई कह रहे हैं मजा आ रहा है, राजशील मजा आ रहा है, सब रिकॉल हो रहा है। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, बधु याद आवेगी, ग्रेट सर।
परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अरे पहला पहला प्यार, मेरा पहला पहला प्यार है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। पहली पहली बार जब मैंने तेरे को देखा था, पहली ओकेशन पे जो मेरे दिल में फीलिंग उठी थी ना, तब होता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। परमानेंट दिल में तेरी तस्वीर छप गई थी। हाँ सर, दिल में तस्वीर छपी थी, दिल में क्या था, हार्ट अटैक। क्या करवाना पड़ गया, ईसीजी। यानी इसमें होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, हाँ सर। और कब होगा, मैंने बोला जब सब्सीक्वेंट ओकेशंस पे चेंज इन शेयर होल्डिंग होगा ना, तब भी पीसीए ही आएगा। सर ये चेंज इन शेयर होल्डिंग किस बला का नाम है, मैंने बोला 50% से घट के अगर 30% हो गया, या 50% से बढ़कर के अगर 70% हो गया ना, तो इसको मैं बोलता हूं सब्सीक्वेंट ओकेशन, जब चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ। क्लियर है। और इस केस में क्या आता है सर, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सर कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी थी। सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि अबव कैलकुलेशन एप्रोप्रिएटली हुआ है क्या, ये सारी चीजों का, ईसीजी का कैलकुलेशन। हाँ सर। फिर पता है मेरे को पहली बार उससे कब प्यार हुआ था, मेरे को पहली बार उससे कब प्यार हुआ था, पहली मुलाकात में। और वो पहली मुलाकात हुई थी 14 फरवरी को, यानी कि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपोनेंट, कब मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। हाँ सर। उसके मिलने से पहले तो मेरे पास बहुत पैसा था सर, 100 करोड़ थे, यानी प्री एक्विजिशन रिजर्व्स मेरे। क्या है सर, प्री एक्विजिशन रिजर्व। उसको एक्वायर करने से पहले मेरे पास 100 करोड़ थे। बाद में है ना, मेरे को बांटने पड़े, 50 करोड़ तेरे, 50 करोड़ मेरे। यानी बाद में मैंने मेरे प्री एक्विजिशन रिजर्व को एलोकेट कर दिया, पेरेंट के बीच में थोड़ा रखा, यानी मैंने थोड़ा रखा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने थोड़ा लिया, उसने थोड़ा लिया। तो वो मेरे को चेक करना है, ऑडिटर वो चेक करेगा। क्लियर है। हाँ। और एंड में क्या चेक करेगा, चेंजेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट। मैंने बोला ठीक है सर। अब तुम बात बताओगे, मेरी दया जो थी ना, उसका गुडविल आया, बबीता जो थी ना, उसका कैपिटल रिजर्व आया। क्या तुम इसको नेट ऑफ कर सकते हो क्या, क्या इजाजत है क्या, जल्दी बताओ सर। मैंने बोला बिल्कुल नेट ऑफ करो यार, बिंदास तरीके से, इफ परमिटेड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन फिर भी साला तुमको ग्रॉस कैलकुलेशन तो दिखानी पड़ेगी, ग्रॉस गुडविल और ग्रॉस कैपिटल रिजर्व। देखो दया का गुडविल था कितना, 50। क्लियर है। हाँ सर, दया का गुडविल था 50। हाँ। बबीता का गुडविल था, नहीं बबीता क्या था, कैपिटल रिजर्व था 30 करोड़। क्लियर है। तुमने भले दिखाया 20 करोड़ फाइनल बैलेंस शीट में, लेकिन जो भी 50 और 30 का जो ग्रॉस है ना, ग्रॉस फिगर्स, वो तो तुमको नोट्स टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने पड़ेंगे। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अब हर साल होगा। एक बार शादी हो जाती है ना, तो पहले जैसा मजा नहीं रहता, समझ रहे हो क्या। हाँ सर। तो अब क्या है ना सर, दूसरे साल से लेकर के अब क्या होगा ना, हर साल क्या होगा, बस वही दाल चावल रोज का, मेड इन अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच कंसोलिडेशन डन, अभी हर साल होगा। क्लियर है क्या। हाँ सर। सेकंड ईयर से लेकर के करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होगा हर साल, जिस साल कंसोलिडेशन होगा ना। हाँ सर। मेमोरी टेक्निक बता दो, इंट्रा 3 DT2 हार्मोनाइजिंग गैप। बहुत आसान है सर, तो मजा आ गया, बड़े ध्यान से सुनना। इंट्रा 3, मैंने बोला इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड। हाँ सर। ये इंटरेस्ट का पेड रिसीव्ड क्यों हुआ था, याद करो, मैंने बोला लोन था, इंट्रा ग्रुप इंडेरियडनेस। हाँ सर। अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम और ट्रांसफर टू अदर सब्सिडरीज। याद है अपन ने एग्जांपल लिया था सर, लोन इंडेरियडनेस। हाँ सर। लोन मतलब इंडेरियडनेस, इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड। दया और बबीता एक दूसरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्लियर है। हाँ। दया और बबीता एक दूसरे को असेट्स दे रहे हैं, यानी एक दूसरे को असेट्स ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर जो प्रॉफिट हुआ ना, वो भी ये लोग क्या कर देंगे, सामने सामने फिटूस कर देंगे। ये हो गए इंट्रा के 3 पॉइंट खत्म। दूसरा थे डिफर्ड टैक्स के 2 पॉइंट। कौन से थे, देखो ये एफ वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट, डिफर्ड टैक्स एज पर इंड AS 12। मैंने बोला हाँ सर। फिर हार्मोनाइजिंग गैप। ये हार्मोनाइजिंग गैप किस खेत की मूली है सर, बताओगे। मैंने बोला देखो, मेरा जो कंपोनेंट था ना, बबीता जो थी ना, सिंगापुर में बैठी थी। ठीक है। अब उसका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग था, मेरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क था। दोनों को मैच करने के लिए जो टर्म का मैं यूज कर रहा था ना, वो था गैप कन्वर्जन। गैप का मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है। हाँ। लेकिन मान लो वो विदेश में ना बैठ के, सिंगापुर में ना बैठ के, दिल्ली में बैठी थी, वो दिल्ली में बैठी है, मैं गुजरात में बैठा हूं। अब हमको जो हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मैच करना है ना, उसको मैं बोलूंगा हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट। ठीक है सर। उसके अलावा अपन ने कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते, पता है क्या पढ़ते हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट। ओके। उसके अलावा मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मैंने एक स्पेशल पॉइंट बोला था, अगर क्वेश्चन में बोलता है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो वो होता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। मूवमेंट इन इक्विटी बोलता है ना, मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल, तो वो क्या होता है सर, करंट पीरियड। नॉर्मली इक्विटी क्या होता है सर, नॉर्मली अगर इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू एमआई हो, तो वो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होता है। ठीक है सर। और एक पॉइंट था, देखो बड़े ध्यान से, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी अगर नेगेटिव है, नेटवर्थ का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, अगर नेगेटिव है ना, तो भाई जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना, उसका भी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। क्लैरिटी आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर क्लैरिटी आती है। अभी एक मस्त बात अपन ने करी थी, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने 31/12 तक, होल्डिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने 31 मार्च तक, यानी मान लो 3 महीने का एडजस्टमेंट मेरे को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ, ये जो मैं 3 महीने का एडजस्टमेंट करूंगा ना, वो भी क्या है ना सर, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बिटवीन कंपोनेंट की बैलेंस शीट डेट बोले तो 31/12 और ऑडिट रिपोर्ट की डेट बोले तो 31 मार्च, उसके बीच में जो भी
एडजस्टमेंट होंगे ना वो सारे के सारे करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल्स है ना 31/12 की, दे आर नॉट मेड अप टू 31 मार्च, दे आर नॉट मेड अप टू बैलेंस शीट डेट ऑफ पेरेंट। मैंने बोला देखो सर ट्राई करना है, क्या लिखा है इधर, ट्राई करना है कि ये जो 31/12 तक आप ना बना के 31 मार्च को ही बनाओ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है ना तो मैंने बोला एच वाला पॉइंट यूज कर लेना जो कि अभी अपन ने पढ़ा। डिफरेंस कितना होगा सब लोग चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे। मैक्सिमम 6 महीने का एएस के केस में, मैक्सिमम 3 महीने का एनडीएस के केस में। सर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, पीसीए का सीपीसीए का? मैंने बोला सबसे पहले तो तुम रिव्यू कर लो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, उसके अलावा क्या मैं बोलूं कि आप यही वाले पॉइंट लिख के आ जाना, इंट्रा 3 DT2 हार्मोनाइजिंग गैप। मैंने बोला हाँ सर, देखो वही तो लिखा है, वेरीफाई दैट इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस आर एलिमिनेटेड। मैंने बोला हो गया हाँ सर। फिर अपन ने क्या बोला, DT2, देखो सर वही तो लिखा है, एडजस्टमेंट्स ऑफ डिफर्ड टैक्स। मैंने बोला ओके ओके ओके। फिर मैंने क्या बोला, हार्मोनाइजिंग गैप, देखो वही तो लिखा है, हार्मोनाइज करने मेरे को डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग गैप कन्वर्जन। और एक पॉइंट अपन लेकर के चले थे पीसीए का, क्या था वो, पीसीए का क्या पॉइंट था, मैंने बोला बड़े ध्यान से देखना, वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मैंने बोला क्वेश्चन 9 क्या भाई, क्या हो गया सर, स्वाहा, बढ़िया तरीके से। मैंने बोला हाँ सर बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं प्लान बिफोर सीएफएस ऑडिट और ऑडिटिंग कंसोलिडेशन। बिल्डिंग कंसोलिडेट करने का मैंने प्लान बनाया, देखो सर क्वेश्चन से कोरिलेट करते चलना सर, क्वेश्चन से कोरिलेट करते चलना, बिल्डिंग कंसोलिडेट करने का प्लान बनाना, ऑडिटिंग कंसोलिडेशन। क्लियर है? स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर मटेरियल यूज करो वर्क के लिए। देखा मेमोरी टेक्निक कैसी है, मैंने बोला क्वेश्चन से रिलेटेड। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर के मटेरियल यूज करो वर्क के लिए। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लो, यानी अंडरस्टैंड करो ग्रुप का स्ट्रक्चर एंड ग्रुप के इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग आईटी सिस्टम। ग्रुप का स्ट्रक्चर यानी अंदर कौन है, बबीता है, दया है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ जी सर समझ गए, मजा आ गया सर। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर, अंडरस्टैंड करने में को अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ कंपोनेंट, क्या कंसोलिडेशन प्रोसेस है, कैसा गैप कन्वर्जन, याद है काट करवा के क्या लिखवाया था, गैप कन्वर्जन। हाँ सर हाँ सर हाँ सर, यानी कौन फीफो वापर रहा है, कौन लीफो वापर रहा है, वो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेकर के मटेरियल यूज करो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मैं डिटरमाइन करूंगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के हिसाब से मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बनाऊंगा। और एंड में मैंने क्या बोला, मटेरियल यूज करो वर्क के लिए, यानी डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क। अदर ऑडिटर, कंपोनेंट का ऑडिटर कितना काम कर रहा है पहले वो जानूंगा, और कोऑर्डिनेट करूंगा। अबे किसको कोऑर्डिनेट करेगा, मेरे काम को, मेरे काम को और कंपोनेंट के काम को, मेरे काम को और कंपोनेंट ऑडिटर के काम को कोऑर्डिनेट करें। नहीं, पेरेंट ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर दोनों अपने काम को क्या करते चलेंगे सर, कोऑर्डिनेट करते चलेंगे। सर मटीरियलिटी का मस्त देखा था, कॉमन सेंस की बात थी। पहले ऐसे 600 का रेफरेंस दिया, फिर तुमने ही बता दिया था कि अगर तो ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना, तो मटीरियलिटी कंप्यूटेशन भी कैसे होता है, स्टैंड अलोन बेसिस पे होता है। लेकिन 4 पॉइंट मेरे को देखने थे ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, तुमने ही मेरे को बताया था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। पता है क्या, अगर ग्रुप लेवल पे चीजें बनेगी, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा ना सर, ऑडिट ऑफ कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मटेरियलिटी भी कैलकुलेट होगी ग्रुप लेवल पे। मटेरियलिटी भी ग्रुप एज अ होल की कैलकुलेट होगी टू असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पीसीए सीपीसीए, यानी कि टू असेस एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ठीक है सर। उसके बाद पता है मैंने क्या देखा था, रिलायंस ट्रेंड का टर्नओवर ज्यादा है कि रिलायंस फ्रेश का। मैंने बोला ट्रेंड का, तो मेरे को ये जानने में, मतलब मेरे को ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सा कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है, किसके इमटेरियल है। देखो सर मटेरियल किसके थे, ट्रेंड के, डिजिटल के थे। इमटेरियल किसके थे, रिलायंस फ्रेश के। यानी पेरेंट ऑडिटर ने जो मटेरियलिटी ग्रुप लेवल पे निकाली ना पॉइंट नंबर 1 पे, उससे वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल है, कौन से के इमटेरियल है। हाँ सर। उसके बाद पता है मैं एक एक कंपोनेंट को पकड़ पकड़ के बालों से खींच के ला रहा था और कान में बोल रहा था तेरी मटेरियलिटी इतनी है, तेरी मटेरियलिटी इतनी है, अगर उनको कानों में बोलना जरूरी था तो। यानी कि अभी तक तो मैं ग्रुप लेवल पे कैलकुलेट कर रहा था, हाँ अब मैं कंप्यूट करूंगा मटेरियलिटी हर एक कंपोनेंट की और उनको कान में जा जाके कम्युनिकेट करूंगा। एकाएक कंपोनेंट ऑडिटर को बाल पकड़ पकड़ के कान में जाके बोलूंगा इतनी है तेरी, इतनी है, इतनी है, अगर वो जरूरी है तो। इफ ही बिलीव्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड में मैंने कंफर्मेशन लिया था कंपोनेंट ऑडिटर से कि कंपोनेंट ऑडिटर तू इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तू कोड ऑफ एथिक्स वगैरह वगैरह फॉलो करे, चल हट, खत्म, चल हट, मजा आ गया। उसके बाद अगर तो मॉडिफिकेशन यानी ऐसे 705 हो रहा है, ईओएम पे ऐसे 706 हो रहा है, जो कि अपन ऐसे 705 706 में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं है, क्लियर है। हाँ तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे को ऐसे 600 कंसीडर करना था, वो अपन लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, मैंने बोला हाँ सर लाइन पढ़ी थी। उसके अलावा अपन ने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, क्लियर है क्या, हाँ सर। पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मजेदार थी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ऑफ पेरेंट। क्या बोलता है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन करना किसकी जिम्मेदारी, पेरेंट की। दिस इंक्लूड्स, मैंने बोला देखो सर ये चीज थी, क्या है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट। या एक और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी। मैंने बोला था तुम बताओ, तुम पार्टी करोगे तो तुम्हारे पेरेंट को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम पार्टी करोगे तो तुम्हारे पेरेंट तुमको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे, अवश्य रोकेंगे। मैंने बोला बस वही है, मैंने बोला बस वही है, कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा कि ये लोग गैप में जाकर के, तुम गैप में जाकर पार्टी करते हो ना, सब मेरे को पता है गैप में क्या क्या तुम खोल के बैठते हो, गैप में जाकर के पार्टी करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट की मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि ये लोग गैप में जाकर के पार्टी कर रहे हैं, इनएक्यूरेट इनएप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो हार्मनी रखेंगे, क्लियर है। हाँ सर।
क्या कर दूंगा मैं, कंपोनेंट की रिपोर्ट कर दूंगा। देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये लोग गैप में जाकर के पार्टी कर रहे हैं इनएक्यूरेट इनएप्रोप्रिएट तरीके से, इनको बोलो हार्मनी रखे। चलो सर कंपोनेंट पे आते हैं। आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट, मैं पहले मेरे कंपोनेंट पहचानूंगा। दया मेरी कंपोनेंट है, बबीता मेरी कंपोनेंट है, और उनके मैं क्या लूंगा सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लूंगा, उनका टर्नओवर कितना है, ठीक है सर। कंपोनेंट की मैं रिपोर्ट कर दूंगा, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, ठीक क्लियर सर। मैं कंपोनेंट की क्या रिपोर्ट कर दूंगा कि ये लोग गैप में जाकर के, गैप कन्वर्जन, क्या गया सर, गैप कन्वर्जन, पार्टी कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है सर। इनएक्यूरेट इनएप्रोप्रिएट तरीके से मैं ऑब्टेन करूंगा एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 पे तुमने क्या ली थी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं बोलूंगा साला वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। 500 करोड़ थी तो बता मेरे को 500 करोड़ 50 करोड़ मत बता देना, क्लियर है, हाँ सर। इनएक्यूरेट इनएप्रोप्रिएट तरीके से, यानी मेरे को देखना है मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। मेरे को देखना है मेरी जिम्मेदारी पेरेंट की कि मैंने कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बराबर किए कि नहीं किए। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन से थे, 2 प्रकार के, अभी अभी पढ़े साल, अभी पढ़े, पीसीए और सीपीसीए, क्लियर है, हाँ। इनको बोलो क्या रखे सर, हार्मनी रखे, यानी हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है सर, हाँ। उसके अलावा कुछ बचा क्या, मेरे को बताना सर। देखो ये अपन ने पढ़ा, ये अपन ने पढ़ लिया, 4th अपन ने कर लिया, 5th अपन ने कर लिया, 6th कर लिया आपके भाई ने, 7th पढ़ा दिया, 8th पढ़ा दिया, 9th पढ़ा दिया, 10th पढ़ा दिया, 11th पढ़ा दिया, अभी 12th पढ़ा दिया, 13 पढ़ा दिया, 14 समाप्ति हो गई भाई, समाप्ति हो गई। मेरे को जल्दी से बताओ मजा आया कि मजा नहीं आया, जल्दी से मेरे को बताओ सर, मजा आया कि मजा नहीं आया। मजा आ गया, एंजॉयड रिवीजन सेशन, रिकॉल मस्त हो रहा है सब कुछ। भाई साहब अभिषेक बोल रहा है, राजश्री करिए मजा आ गया, उषा रानी करिए एंजॉय किया, वैष्णवी करिए मजा आया, अभिषेक करे मजा आया। भाई अगर तुम बताओ, तुम लोगों ने रिवीजन जब तुम करने बैठोगे ग्रुप ऑडिट का, तुमको कभी लगेगा कि यार चीजें हमको याद नहीं आ रही है, जब तुम मान लो अप्रैल में देख रहे हो, अप्रैल में तुमको लग रहा है मैं धुंधला धुंधला भूल रहा हूं, अप्रैल में हो सकता है तुमको लगे मैं धुंधला धुंधला भूल रहा हूं, तुमने ये देख लिया तो तुमको विद एग्जांपल्स विद मेमोरी टेक्निक सब कुछ याद आएगा कि नहीं आएगा। हेड्स ऑफ टू योर एफर्ट सर, थैंक यू सो मच, वेलकम विश्वा। तुम बताओ तुमने कभी अप्रैल में देखा है तो तुमको विद मेमोरी टेक्निक्स विद एग्जांपल्स तुमको याद आएगा कि याद नहीं आएगा।